नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीटीईटी की तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीटीईटी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स को। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीटीईटी 2018 जो कि नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 2। और पेपर 2 में से सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं टोटल 60, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, इससे आपको एक अंदाज़ा पड़ेगा कि क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पाकल दुल पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? एक जो ऊर्जा परियोजना है पाकल दुल, वो पूछी गई थी कौन सी स्टेट में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड या कर्नाटक। इन चारों में से कौन सी स्टेट में पाकल दुल जो पनबिजली परियोजना, पनबिजली मीन्स बिजली बनाने वाली ऊर्जा परियोजना है, तो ये जो पनबिजली ऊर्जा परियोजना थी वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। अब ये परियोजना है वो है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले की जो किश्तवाड़ तहसील है वहाँ पर चिनाब नदी की एक जो सहायक नदी है मरु सूहर, इस पर यह बनाई जा रही है। और जब ये परियोजना बन जाएगी, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, काम करने लगेगी, तो ये राज्य की पहली एक भंडारण परियोजना होगी और इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी बिजली की वो होगी 1000 मेगावाट। तो इस चीज़ को आप याद कर लें तो और अच्छा रहेगा जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 था इसका आगे, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? फसल के जो टाइप्स होते हैं उन्हीं में से एक टाइप होता है रोपण, यानी कि जो फसलें रोपी जाती हैं। तो गेहूं, चाय, कॉफ़ी और रबड़। आप लोगों ने अगर खेतों में काम किया होगा या खेती के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो वो है ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ, क्योंकि गेहूँ की जो फसल है वो रोपी नहीं जाती है। इसकी एक अलग ही तरीका होता है, इसे पहले हल को जब जोतने के बाद उस समय डाल देते हैं। उसके अलावा जो चाय, रबड़, कॉफ़ी, सुपारी और गन्ना, तो उसमें से यहाँ पर चाय, रबड़ और कॉफ़ी तीनों हैं, ये किस में आ जाते हैं? ये रोपण पद्धति में आ जाते हैं। बाकी गेहूँ रोपण पद्धति में नहीं आता है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है नाटो। नाटो को आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा पहचानेंगे, NATO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नाटो है, जो देशों का एक संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रसेल्स में या फिर पेरिस में। तो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। तो ये क्या है? एक सैन्य संगठन है जो बहुत सारे देशों की सेनाओं का एक गठबंधन है और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इस डेट को आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन इसी साल आ जाए, ठीक है, क्योंकि पुराने जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी है। तो ये बातें आपको तैयार रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28, 24, 18 और 22। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसमें हुआ था क्या कि 8वीं अनुसूची में सन 2003 में जो एक संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन, 92nd, तो उस संशोधन को करके इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले 18 थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, और ये 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया था। इस तरीके से 22 भाषाएं टोटल हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और संघात्मकता। हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसको जब अमेंड किया गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें कुछ बातों को यूज किया गया था। तो उसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है संघात्मकता, ये संविधान की प्रस्तावना में आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो ये हैं समाजवादी, प्रजातांत्रिक या धर्मनिरपेक्षता, ये आपको जरूर मिल जाएगा। उसमें से कौन से संशोधन से जुड़ा था? इसको 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण या सहायक साधन कौन सा है? श्रव्य दृश्य यानी कि सुनने और देखने वाला, कार्य निर्धारण, व्याख्यान या वाद विवाद। तो अगर आप लोग भी देखेंगे तो घर में न्यूज़ देखने का आप समझ लीजिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो वो है टीवी, यानी कि जिसमें दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से
शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और सहायक साधन है श्रव्य द्रव्य और सामाजिक अध्ययन में खास करके। इससे होता क्या है कि जब इसका जो प्रयोग किया जाता है श्रव्य दृश्य जो साधन है, इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी जो इंद्रिय हैं उनका यूज ज़्यादा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की। दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल, इन चारों में से कौन सा है जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है? तो वो है दर्शन शास्त्र। जो दर्शन शास्त्र है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया ये सब्जेक्ट। उच्च प्राथमिक स्तर में इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी शामिल की गई है। ठीक है, साथ में अर्थशास्त्र भी आपको, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर के.एम. मुंशी। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कन्फ्यूज रहेंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों ही उनके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, लेकिन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो थे अस्थाई और ये थे स्थायी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो ये संविधान सभा थी वो 9 दिसंबर को शुरू हुई थी, लेकिन 9 से लेकर के 11 तक रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे जो। उसके अलावा 11 तारीख से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, क्वेश्चन जब भी आता है तो स्थायी और अस्थायी को जरूर देखना है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम सीटेट और यूपीटीईटी में बहुत बार पूछा जाता है, एसएसटी में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा विचार करना होगा कि जब राष्ट्रपति एब्सेंट रहता है तो उसके सभी काम कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, वो है उपराष्ट्रपति। क्योंकि अनुच्छेद जो 65 है, ये याद रखिए हमेशा इसको, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 65 है उसके अनुसार क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? एनपीटी, पीटीबीटी, सीटीबीटी या इनमें से कोई नहीं? ये जो 3 जो नाभिकीय संधि हैं, न्यूक्लियर जो ट्रीटी हैं, इनमें से किसका भारत सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा है पीटीबीटी। जो पीटीबीटी संधि है इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो भूमिगत हथियार हैं उनको छोड़ करके परमाणु हथियारों के सभी परीक्षण विस्फोटों को प्रतिबंधित किया गया है। तो इंडिया ने भी सन 1963 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें होता क्या है कि जो भूमिगत हथियार हैं यानी ज़मीन के अंदर यूज किए जा सकते हैं, उनको छोड़ करके बाकी के जो भी हथियार हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, उनके जो आगे परीक्षण है उनको बंद कर देना, प्रतिबंधित किया है। 1963 में इंडिया ने साइन किया था। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो ये 2018 के एग्जाम की बात है, तो उस समय हाल ही में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, दक्षिण सूडान। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि सूडान में जो होम सिविल वार हो रहा था, तो वहाँ पे युद्धग्रस्त था वो एरिया दक्षिण सूडान। तो वहाँ पे शांति स्थापना करने में जो 50 जो भारतीय सैनिक हैं उनको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? मतलब कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट नहीं है? खाद्य और कृषि संगठन, यूनेस्को, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO बोलते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? इन चारों में से कौन सा है जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1945। इसे याद रखिए, भारत की आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हो गई थी, भारत ने भी इसे ज्वाइन किया था तभी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वो इसी का पार्ट है। खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अभिकरण हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है टोटल मैंने 4 ऑप्शन दिखाए थे आपको, एक 5वां ऑप्शन और था, ये है जो कि क्वेश्चन में शो नहीं कर रहा था, इसलिए आप दिखा रहा हूँ, एशियन बैंक। तो आपको याद रखना है जो खाद्य और कृषि संगठन, यूनेस्को, WHO और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये चारों तो पार्ट हैं यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है,
बचा उसके बाद कौन, एशियन बैंक, तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक अभिकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर जो भी है, कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे किसान खाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जो उर्वरक है ये मिट्टी की एक तो क्वालिटी को बढ़ाता है, फसल की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ा देता है। उसके अलावा जो अमोनियम नाइट्रेट है इसी में जो मिला हुआ है, ये क्या करता है, ये एक अकार्बनिक यौगिक है। अगर इसका कोई रासायनिक सूत्र आपसे पूछता है तो इसका जो ये जो पीछे का पार्ट है स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है NH4 और बाद में NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है, इसलिए इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया है। अभी चलेंगे अगले क्वेश्चन के आंसर पर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? 10,000 लीटर, 1000 लीटर, या फिर 1 लाख लीटर या 10 लाख लीटर? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है कि 1 लाख लीटर आंसर सही होगा। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि मैट्रिक प्रणाली लागू होती है। इसके अनुसार क्या होता है कि लंबाई, ऊंचाई ये जो मीटर में हम निकालते हैं या सेंटीमीटर में निकालते हैं, और इनमें दिखाना हमारा अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे, जब भी कभी देखेंगे, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर पानी की कुल मात्रा हो जाती है। क्वेश्चन है अगला, केला का कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा या फिर शक्कर द्वारा? तो केले का जो कायर प्रवर्धन है वो शक्कर के द्वारा होता है। कायिक जो होता है वो जनन पादपों के भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, इनके साथ होने वाले जो जनन को कायिक जनन बोला जाता है। कायिक जनन क्या होता है, जैसे कि किसी पेड़ के जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, तो इनके साथ जो जनन होता है, इनमें से जो नया पेड़ निकलता है उसे बोलते हैं कायिक जनन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है शक्कर। इसका सही आंसर होगा कि शक्कर के द्वारा होता है केले का कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन होता क्या है, ये प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम, दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि अपने आप भी होता है और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल भी हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेबस से बाहर भी थोड़ा बहुत लगते होंगे, लेकिन अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? लगता है आपको स्लो लग रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इनमें से कौन सा उर्वरक है वो तीव्र आर्द्रताग्राही होता है, अच्छे से जो आर्द्रता को सोख लेता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो यूरिया होता है वो तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। यूरिया क्या है, कार्बनिक यौगिक है और उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NH2CO। अगला क्वेश्चन देखिए, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? फूल आने से पहले की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या परिपक्व अवस्था? खेत में जो हरी खाद वाली जो फसल होती है उसकी पलटाई की कौन सी अवस्था होती है? तो इसको आप ऑप्शन नंबर 1 सही मानेंगे, वो है फूल आने से पहले की अवस्था। फसल में फूल आने से पहले की जो अवस्था होती है उसमें फसल के अलावा जो उगने वाले जो मतलब अनवांछित होते हैं या फिर जो रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनको निकाल देते हैं, और उसको जब निकालते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग रॉगिंग, कि रॉगिंग हो रही है। तो आंसर आपको मालूम चल गया। अगला क्वेश्चन है कि फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है पोटोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, चीनोमीटर द्वारा या टेंड्रोमीटर द्वारा? जो किसी भी फल का जूस होता है उसमें चीनी की सांद्रता आप कैसे माप सकते हैं? तो वो मापते हैं रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख काम क्या होता है? फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस को मीठा बनाना या फलों के रस को रंगीन करना? तो जो पेक्टिन है उसका मुख्य काम होता है फलों के रस का थक्का बनाना, क्योंकि आपने देखा होगा जेली कैसी होती है, थक्के टाइप की। तो पेक्टिन क्या होता है, एक तरीके का जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि पौधों की जो कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच में मिलते हैं। तो जो पेक्टिन का मेन काम क्या होता है कि फलों के रस का वो थक्का बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक की वजह से होता है? साइनाइड, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बायोलॉजी के। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल हो जाता है।
और लाइकोपिन जो है वो टमाटर के अलावा और भी बहुत से लाल फल और सब्जियां उनमें मिलता है। तो देखा जाए तो अगर रासायनिक दृष्टि से देखोगे तो लाइकोपिन क्या है, कैरोटीन है, ठीक है। नींबू का फल किसका स्रोत है, मौलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का। तो जो नींबू का प्रचुर जो रस है, फल है, वो सिट्रिक अम्ल का एक प्रचुर स्रोत है। सिट्रिक अम्ल क्या होता है कि दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। नींबू, संतरा या जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें वो मिलता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H8O7। ये देख लीजिए एक बार, सिट्रिक अम्ल का C6H8O7 इसका रासायनिक सूत्र है। ये खट्टी चीज़ों में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, पुणे, बेंगलुरु, नागपुर या फिर लखनऊ। तो नागपुर में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिए आप, नागपुर में है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला। एगमार्क जैसे आपने लिखा देखा होगा AGMARK। तो एगमार्क होता क्या है, एगमार्क एक तरीका, एक प्रमाणित करने का एक चिन्ह है। एगमार्क दिया जाता है इंडिया में एक तो खेती वाले और दूसरे खाने पीने वाले पदार्थों पर। और ये जो है एक स्टैंडर्ड जो फिक्स किया है वो भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय ने इसको किया है फिक्स। तो भारत में जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला मैंने आपको बता दी है वो कहाँ पर है, नागपुर में है। बाकी एगमार्क क्या होता है वो भी आप समझ गए होंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। अचल स्वर कौन से हैं, स से लेके मा तक, सा से गा तक, सा पा या सा धा, सॉरी सा मा सा गा सा पा सा धा, सा से लेकर नहीं है, डायरेक्ट सा मा है। तो अचल स्वर जो स्वर होते हैं ना सारे गा मा, तो उसमें से बताना आपको अचल स्वर कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, सा पा। अचल स्वर कौन से स्वर होते हैं पहले ये आप जान लीजिए, जिनका सिर्फ एक निर्धारित स्वरूप होता है और जिसमें ऊपर या नीचे कोई भी स्वर विकृति नहीं की जा सकती है, जैसे स और पा, ठीक है। कौन से हैं, स और पा, ये ऐसे स्वर हैं कि इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। जो ये क्या होता है, निर्धारित स्वरूप होता है इनका, इनमें ऊपर या नीचे कोई भी स्वर विकृति नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन अगला है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है, कल्याण, भैरवी, बिलावल या फिर खमाज। तो राग यमन जो कल्याण है वो थाट से उत्पन्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कल्याण थाट से उत्पन्न होता है राग यमन। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, ताल, सम, लय, छंद। यानी कोई भी संगीत है आप उसे गा रहे हैं तो अगर लगातार प्रवाह है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक अच्छी लय है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, सतत प्रवाह को यानी लगातार होने वाले प्रवाह को बोला जाता है लय। अभी यहाँ पर एक जो राग दिया है, किस एक स्वर समूह है, गा मा पा नि नि शन नि धि प, मा प गा मा गा। ये कौन से राग का स्वर समूह है, राग कल्याण, राग बिहाग, राग यमन और राग बिलावल। इन क्वेश्चंस को देख करके आप समझ रहे होंगे कि आपको संगीत वाले चैप्टर को भी थोड़ा देखना है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, राग बिहाग जो राग है उससे संबंधित है पूरा का पूरा स्वर। क्वेश्चन नंबर 117, ये जो गाना था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता कौन है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, हरिवंश राय बच्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर या हरिशंकर परसाई। आपको बताना है इसके राइटर कौन है, तो वो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ऑप्शन नंबर 1 सही है, इन्होंने ही ये गाना लिखा था। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथाइक्लिन या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है हार्मोन थायरॉक्सिन, उसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। थायराइड जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथि होती है और उससे कौन सा, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, ठीक है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्न में से कौन सी है, उबालना, स्ट्यूइंग, खदकाना या फिर ये सभी। अगर पानी के द्वारा जो बताई जाती है तो उसमें से कौन सी, ये चारों के चारों यानी कि ये तीनों के तीनों। खदकाना मतलब उबालते रहना, स्ट्यूइंग और उबालना, ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों जल के माध्यम से भोजन बनाने की विधि है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है, उथली चिकनाई विधि, गहरी चिकनाई विधि, खमीरीकरण या फिर उबालना। इनमें से कौन सी विधि से हम ढोकला बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, वो है उबालना। सॉरी, उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, खमीरीकरण। जो खमीरीकरण जो विधि है, खमीरीकरण ढोकला बनाने की एक अच्छी विधि है, प्रयुक्त विधि है जो कि हम ढोकला बनाने में यूज करते हैं। इस विधि में होता क्या है कि बेसन में खमीर बना करके ढोकला बनाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं खमीरीकरण। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। बाल विकास से क्वेश्चन आ गया एक।
बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब बताइए 2 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या बोला जाता है? तो वो है बाल्यावस्था। ठीक है, हमें अक्सर क्या होता है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था और 2 से 6 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आप जानते ही हैं, इसमें पूर्व बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में होता क्या है कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। अगर मनोवैज्ञानिक को देखा जाए तो इन लोगों ने बोला है कि बाल्यावस्था जो होती है इसी को बच्चे की एक सुनहरी अवस्था बोला जाता है। ठीक है। जल प्रदूषण का कारक क्या है इन चारों में से? कीटनाशक, बढ़ती जनसंख्या, मनुष्य के क्रियाकलाप या फिर ये सभी? तो आप क्या बताएंगे? ये सभी के सभी हैं जो कि जल प्रदूषण का एक कारक हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, जो फिजिकल एजुकेशन होती है, शारीरिक शिक्षा, उसका क्या उद्देश्य है? मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या फिर ये सभी? तो फिजिकल एजुकेशन से ओनली शारीरिक विकास नहीं होता है, इससे क्या होता है बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, थोड़ा मन बहलता है, और जब ये दोनों होते हैं तो मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 और ये क्वेश्चन नंबर अगला वाला है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु या द्युति चंद। अब आपको बताना है कि बैडमिंटन से, तो यहाँ पर बैडमिंटन और टेनिस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, पीवी सिंधु। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं, दीपा कर्मकार, द्युति चंद ये दूसरे खेलों से संबंधित हैं। देखा जाए तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि पीवी सिंधु का आंसर सही होगा। पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में जो महिला एकल यानी महिला सिंगल का जो बैडमिंटन का सिल्वर मेडल भी जीता है, वो ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी है। ठीक है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पहली खिलाड़ी मीन्स पहली इंडियन खिलाड़ी। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज। तो दाल हमें जब हम खाते हैं तो लोग बोलते हैं कि दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। अगर बात करी जाए तो 100 ग्राम दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होती है, और प्रोटीन के अलावा भी कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो पोषक तत्व हैं वे दाल में पाए जाते हैं। एलएसडी के सेवन से होता है किडनी का रोग, यकृत का रोग, कैंसर या फिर मानसिक विभ्रम। तो एलएसडी होती क्या है? एलएसडी होती है लिसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लिसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड, एलएसडी। एलएसडी क्या है? एक दवा है, औषधि है, दवा है। तो ये जब कोई इंसान खाता है तो व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, यानी कि उसका जो ब्रेन पे जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, तो वो मानसिक विभ्रम का शिकार हो जाता है और जो आसपास का वातावरण है उससे एकदम हट जाता है। ऐसी बातें वो सोचने लगेगा कि जिसका उससे कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, मानसिक विभ्रम। व्यायाम के क्या लाभ है? भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, ये सभी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी काम होते हैं अगर आप व्यायाम करने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्रत आरेख उपयोगी है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो जो व्रत आरेख है इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो व्रत आरेख है वो एक सांख्यिकीय ग्राफ है जो कि अलग अलग मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, परीक्षा निष्पादन पर और सतत आकलन पर। जो सामाजिक विज्ञान में जो परीक्षा है उसके सुधार पर जो एनसीएफ ने क्या बोला है, एनसीएफ का जो लेटर है वो क्या बोलना चाहता है, तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, वो है सतत आकलन पर। जो एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उनका जो आधार पत्रक है उसके अनुसार क्या है कि सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा में सुधार के लिए सतत आकलन होना चाहिए। सतत आकलन के अंतर्गत होता क्या है कि जो बालक की जो डेली की जो एक्टिविटी है उसका आकलन करके उस बालक के जो भी सुधार कर सकते हैं, बालक के क्रियाकलाप में, बालक के एजुकेशन में, वो सब कीजिए। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, साथ में दूसरे सुधार भी करने होंगे उसकी डेली एक्टिविटी को मॉनिटर करने के बाद। कहने का मतलब ये है उनका। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना,
यानी कि जो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तो उसका मेन टारगेट क्या है? अच्छा नागरिक बनाना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, या फिर ये सभी। तो जब आप सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे तो आपको ये देखा होगा, आपने जो कल्चर एरिया है उसके बारे में पढ़ा होगा, इतिहास में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा होगा, कानून वगैरह पढ़े होंगे। उसके अलावा हमारी जो पुराना जो इतिहास है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, वो सब पढ़े होंगे। तो इन सभी के बारे में आपको अवगत कराने से मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। वह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है और यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, परियोजना कार्य का मतलब है जो परियोजना विधि। आपने देखा होगा सीखने की जो विधि है उनमें एक परियोजना विधि भी होती है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जिसमें हम करते हैं करके सीखना, सीखना एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ये परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि का एक महत्वपूर्ण पार्ट यही है, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका। जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रतिपादक किया था किलपैट्रिक ने, और इसके अंदर बच्चों को क्या सीखना होता है? करके सीखना होता है, जो कि सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इंडिया में कहने का मतलब है जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उन्हें किस तरीके का होना चाहिए वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है कि सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए भारत के बुक्स को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो महाविनिष्क्रमण, या पहला उपदेश, या संबोधि, या निर्माण। इन चारों में से कौन सा है जिसका जो चित्रण है वो एक चक्र के द्वारा किया गया है भगवान बुद्ध के मैटर में? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, वो है प्रथम उपदेश। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध ने क्या है, इसका पहले ऑप्शन बता देता हूँ आपको आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रथम उपदेश। उसे चक्र के द्वारा उन्होंने बताया है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध ने अपने जो सबसे ज़्यादा उपदेश हैं वो दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, वहाँ पर पाली भाषा में उन्होंने ये दिए थे। लेकिन उनका जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में हुआ था, प्रथम उपदेश। तो इस घटना को जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें एक चक्र के द्वारा, जिसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, उसके द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि कौन से अभिलेख से होती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, या फिर पुलकेशन II? किस राजा के अभिलेख से मालूम चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 है, वो है अशोक। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये हम लोग आज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेख से होती है। अशोक का जो ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख लिखा है जिसे बोलते हैं रुम्मीदेयी, तो रुम्मीदेयी जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि वो अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी आए थे, और इस स्थान का वर्णन अभिलेख ने, अब जो अभिलेख है उसमें बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में उन्होंने किया है। जब जो सम्राट अशोक हैं उनका जो अभिषेक हुआ था उसके बाद जब 20 साल हो गए थे तब वो लुम्बिनी घूमने गए थे, तो उन्होंने उस समय बताया था कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती, बाघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा इसे, खास करके NCERT में। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला मतलब पुराने समय की बहुत सारी चित्रकलाएं, गुफाओं के अंदर चित्र, विहार में जहाँ पर बौद्ध वगैरह ये लोग रुकते थे, तो वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, ऑप्शन नंबर 2। ये इसीलिए आपको अगर तैयारी करनी है तो साथ में NCERT भी जरूर पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, MG रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर आत्माराम पांडुरंगो? ये आपको बताना है कि आत्मीय सभा के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें, वो है राजा राम मोहन राय। जो आत्मीय सभा है उसकी स्थापना राम मोहन रॉय ने की थी 1815 में, और वर्ष 1828 में
इसी आत्मीय समाज को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। ब्रह्म समाज के बारे में तो आपने सुना होगा कि उस समय जो भी कुरीतियाँ फैली हुई थी खास करके हिंदू धर्म में, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, तो इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज ने बहुत सारे काम किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? यानी कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड? उस समय जो लॉर्ड हॉर्डिंग टू ये थे भारत के वायसराय। कब का समय है? 12 दिसंबर 1911। उस समय जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आगमन पर जब दिल्ली में जो भव्य दरबार का जब आयोजन किया गया था तो इसमें ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने की घोषणा की गई थी और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट या अकबर द्वितीय? इनमें से कौन से राजा ने राजा राम मोहन रॉय को भेजा था? तो अकबर द्वितीय। इन्होंने किस लिए भेजा था? उस समय क्या था, जो अकबर द्वितीय हैं जो कि भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर से पहले भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनके पिता थे अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान करी इन्होंने और अपने दूत के रूप में इन्होंने लंदन भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये उस समय की बात है जब विधवाओं को शादी करने की अनुमति नहीं थी, तब एक एक्ट आया था कि हिंदू विधवा दोबारा से पुनर्विवाह कर सकती हैं। कौन सी सन में ये पारित हुआ था? 1856, 1846, 1816 या फिर 1826? तो ये 1856 में पारित हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 26 जुलाई 1856 को उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, इनके कार्यकाल में पारित किया गया था। और ये क्या है, जो उस समय विधवा जो स्त्री थी उनकी दशा सुधारने और उनके दोबारा से विवाह को सामाजिक मंजूरी देने से संबंधित था और सबसे ज़्यादा काम किया था इस क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत भारत में मुगल सम्राट से परमिशन लेने आया था तो कौन था शासक? तो वो थे ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उस ये बात हो रही है इस क्वेश्चन में, इसका आंसर 1 नहीं, आंसर 3 सही होगा। ये मैं सोच रहा था कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कि इंग्लैंड में जब ये बनी थी उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी सन 1600 में, तो 1600 ईस्वी में जब हुई थी उस समय भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। इनका शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 तक। लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जहांगीर था। तो ऑप्शन नंबर आपको 3 सही करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है। इसी तरीके से मेरी तरह आप भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब क्वेश्चन आए तो उनको अच्छे से समझना फिर आप आंसर देना, नहीं तो जब कोई क्वेश्चन का आपको ज़्यादा मालूम है तो गलती से गलत कर देंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम याहा मनेरी, अब्दुल कादिर गिलानी? ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। जो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती थे वो चिश्ती घराने के चौथे संत थे और ये ऑप्शन नंबर 1 में जो है बाबा फरीदुद्दीन इनके शिष्य थे। दिल्ली में जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो सूफी काल की सबसे प्रमुख दरगाह में से एक मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है या विख्यात था? हुमायूं, अकबर, बाबर और शाहजहां? तो ऑप्शन नंबर 3 वो है बाबर। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक भी है, उसे कलंदर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपनी उदारता के लिए उसे कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की है। बाबर ने पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में 21 अप्रैल को, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की नींव डाली थी। और यही जो पहला युद्ध था जिसमें पहली बार
जो तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया गया था। इस बात को आप याद रखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो पानीपत के पहले युद्ध में ही हुआ था तोप खाने का यूज। निम्न, अगला क्वेश्चन ये वाला है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? मतलब कौन से राज्य में जनसंख्या कम हुई है? बिहार, मणिपुर, यूपी या फिर नागालैंड? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, नागालैंड। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें नागालैंड में जनसंख्या की कमी के बारे में बताया गया था और यहाँ पर जो ऋणात्मक जो दर थी 0.6 माइनस में परसेंटेज रही थी। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो मेघालय में 27.9% थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हैदराबाद कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, मूसी और कृष्णा। थोड़ा सा सोचिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको ऐसे। तो जो हैदराबाद है वो फिलहाल तेलंगाना राज्य की राजधानी है, पहले आंध्र प्रदेश की थी, और ये मूसी नदी पर स्थित है, याद रखना इसको। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग गोदावरी भी टिक मार सकते हैं या कुछ लोग कृष्णा, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ये, लेकिन याद रखना है मूसी नदी पर स्थित है। और जो मूसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, आग्नेय सेल का या इनमें से कोई नहीं? तो कोयला कौन से का उदाहरण है? कोयला है अवसादी सेल का उदाहरण। अवसादी सेल क्या होते हैं? जो कि परतदार होते हैं और इनमें क्या होता है, जो वनस्पति या फिर जीव जंतु जो होते हैं उनके जीवाश्म मिलते हैं और इन सेलों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, सीमेंट और कोयले की चट्टानें ही होती हैं। तो कोयला आ जाता है अवसादी सेलों में। ठीक है, अवसादी सेल और कौन कौन होते हैं? जैसे कि लौह अयस्क होता है, फॉस्फेट होता है, सीमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इनमें से कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो जो सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो कितने हैं? वो हैं 8। उनमें से जो छोटे ग्रह अगर आप देखेंगे शुरुआत से, तो बुध, शुक्र, ये सबसे छोटे से ग्रह हैं, इनके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। तो यही दोनों जो ग्रह हैं इनका कोई भी चंद्रमा नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो जो लक्षद्वीप है वो केरला के पश्चिम में स्थित है और केरला के पश्चिम में है अरब सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 148। अगर आगे वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें देखिए आप, निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऐसा कौन सा एरिया है जिसे फलों का उद्यान कहा जाता है विश्व का? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर टुंड्रा क्षेत्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो इसमें जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में फलों के उत्पादन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम से जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन बोला जाता है। सतपुड़ा, पामीर, अरावली या म्यांमार? तो ऑप्शन नंबर 2 है पामीर। जो पामीर का पठार है वो कि मिडिल एशिया में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 4875 मीटर और इसी वजह से पामीर के पठार को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की छत। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, सहारा, कालाहारी, थार? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल है जो संसार का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि 92 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये कौन से कंट्री को कवर करता है? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और सूडान। इन सभी देशों के कुछ ना कुछ पार्ट को ये कवर करता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों, सन 2018 नवंबर में यूपीटीईटी का ये क्वेश्चन था, उसके सामाजिक अध्ययन के टोटल 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। अगर आपने इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल या जनरल नॉलेज, थोड़ा बहुत, थोड़े संगीत, इन सब चीज़ों को अगर तैयार किया है तो आप बड़े आराम से इसमें से 45 से ऊपर नंबर ले लेंगे। अगर आपने नॉर्मल किया, अगर अच्छे से तैयारी की है, कम से कम इतना कीजिए, सिलेबस कम से कम 1-2 बार अच्छे से तैयार कर लीजिए और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को ऐसे ही करते जाइए। अगले वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।